इस घर में आज हमारा पहला दिन था। जब से मैंने इश्तियाक से शादी की थी हमारे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन अब एक अच्छा घर मुयस्सर आया था। इसीलिए मैं खुश थी कि अपने घराने को जन्नत बना कर रखूंगी, इसे सजाऊंगी, संवारूंगी और सलीके से रखूंगी। शाम का जिक्र है। इश्तियाक कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। क्या हुआ इश्तियाक, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मैंने पूछा तो मुझ पर ही फट पड़े। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मेरी अपनी परेशानियां क्या कम हैं कि तुम्हारे सवालों का भी जवाब दूं? इश्तियाक की ऊंची आवाज सुनकर मैं सहम गई। ठीक है, आप मुझे मत बताएं, लेकिन परेशान ना हूं। मैं उनके पास ही बैठ गई। उनके चेहरे पर नरमी फैल गई। बस नुसरत, तुम अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और सुनो, ऊपर वाले लोगों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इश्तियाक ने कहा तो मैं भी सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम तो यहाँ नए नए आए थे। आखिर इनको ऊपर वाले लोगों से क्या खतरा। खैर, दिन इसी तरह गुजर गया। हम सारे दिन के थके हारे सो गए। सुबह मेरी आंख घर के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। ये कौन है जो सुबह सुबह ही आ गया? मैं जल्दी से उठ बैठी तो इश्तियाक ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। तुम रुको, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम दरवाजा खोलो। इश्तियाक ने ये कहा और दरवाजे से निकल गए, मगर अगले ही लम्हे भागते हुए वापस कमरे में आए और हैंगर पर लटका मेरा बुर्का उठा लिया। ये टोपी वाला बुर्का था जिसमें वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाने लगे। इश्तियाक की इस हरकत पर मैं हैरान रह गई। आखिर उनको सुबह सुबह बुर्का पहनने की क्या पड़ी थी? मैंने उनके पीछे जाने की बजाय कमरे में बैठकर उनका इंतजार करना मुनासिब समझा। जाहिर है कोई वजह होगी, तभी तो वो बुर्का पहनकर बाहर गए होंगे। इश्तियाक वापस आए तो उनके हाथ में दूध वाला शॉपर था। लगता है ये ऊपर वालों का है, इश्तियाक ने कहा और मुझे थैली थमाते हुए बोले, तुम ऊपर जाकर उन्हें दे आओ। मगर आपने तो खुद ही मना किया था कि ऊपर वालों से बात नहीं करना। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ ना। और सुनो, उनको समझा देना कि आइंदा अपने मामलात खुद देखें। वो खुद तो गधे घोड़े बेचकर सोए रहते हैं, तो उनका दर बजाने वालों से हम क्यों बात करें? इश्तियाक की बात भी सही थी। हम सुबह सुबह नींद से जागे थे। वो दिन इश्तियाक ने काफी बेचैनी में गुजारा। मैं देखती वो बार बार बाहर का चक्कर लगाते और किसी से फोन पर बात करते। मैं कुछ पूछती तो मुझे न बताते। मुझे अपने अम्मा अब्बा की भी याद आ रही थी, मगर मैं इश्तियाक का भरपूर साथ दे रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे सारे जमाने से लड़कर अपनाया था और मुझे इस बात की कदर भी थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो इश्तियाक कहने लगे, तुम तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? मेरे जहन में अजीबो गरीब से ख्याल के मैं बहुत ही मनफी सोच रखने लगी थी। फिक्र नहीं करो, तुम्हें उससे मिलकर खुशी होगी, इश्तियाक ने कहा और फिर मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैं तैयार हो गई तो इश्तियाक मुझे लेकर बाहर आ गए। घर से बाहर जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। ये काफी अरसे के बाद हुआ था कि मैं यूं घर से बाहर आई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हम लोग गली के नुक्कड़ पर पहुंच गए। वहां पर एक बड़ी काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसका दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बरामद हुई। लड़की ने भी खुद को अच्छी तरह शॉल में ढांप रखा था। हमने उससे खैर खैरियत दरियाफ्त की। वो मुझसे गले लगकर मिली और फिर मैं और इश्तियाक उसे लेकर घर आ गए। लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे गोरे हाथ उसके बुर्के से साफ वाज़ेह हो रहे थे। घर आकर जैसे ही उसने नकाब उल्टा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बिल्कुल मेरी हम शक्ल थी और ऐसा लगता था जैसे मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। यहाँ आकर एक बार फिर वो मेरे गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है? तुम कौन हो और ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने हैरत से पूछा। मेरा नाम परवीन है, मैं तुम्हें पल पल याद करती थी। परवीन मेरे गले से लगी रो रही थी। मुझे उसका लम्स, उसकी खुशबू और एहसास बता रहा था कि मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ, मगर ये जान नहीं पा रही थी कि हम दोनों कहाँ मिले हैं। खैर, परवीन का रोना धोना कम हुआ तो वो अंदर कमरे में आकर बैठ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई। वो अभी कुछ परेशान लग रही थी। थोड़ी देर में मेरे शौहर भी आ गए। वो परवीन से घुल मिलकर बातें करने लगे। अभी तक मैं जान नहीं पाई थी कि मेरे शौहर से परवीन का क्या रिश्ता है, क्योंकि वो दोनों आपस में ऐसे घुले मिले थे जैसे वो या तो महरम हो या फिर उनका कोई न कोई ताल्लुक हो। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी थी। बज़ाहिर तो मैं किचन में चाय बना रही थी,
मगर मेरे कान उन दोनों की बातों पर थे। इस गुफ्तगू की मुझे समझ तो आ रही थी, मगर इस गुफ्तगू का मकसद क्या था मैं समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद चाय बनाकर फारिग हुई। ड्राइंग रूम के बिल्कुल पास खड़ी थी कि परवीन ने सरगोशी वाले अंदाज में इश्तियाक से कहा, देखो अभी इसे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारे मामलात निमट जाएं तो फिर हम इसे सारी हकीकत खुद ही बता देंगे। परवीन की बात पर इश्तियाक ने हाँ में सर हिलाया और तभी मैं कमरे में दाखिल हुई। ये किस सच की बात हो रही है? मैंने हैरत से पूछा। मेरे चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। तुम गुस्सा नहीं करो, मैंने जब तुम्हें अपनाया है, तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तो तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें कोई शक है तो तसल्ली कर लो। इश्तियाक ये कहते गुस्से से उठ खड़े हुए और मेरी बोलती फिर बंद हो गई। इश्तियाक हमेशा अपने गुस्से से मुझे चुप करवा देते, पर बात मेरे दिल में ही रह जाती। वो लड़की मुझे अब अजनबी नजरों से देख रही थी, जैसे उसे मेरे वजूद पर यकीन ही ना हो। वो दिन ऐसे ही गुजर गया। मैं सोच रही थी कि परवीन रात को हमारे घर से चली जाएगी, क्योंकि अभी तक मेरे शौहर ने परवीन का खुद से रिश्ता नहीं बताया था। मेरे जहन में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। इश्तियाक पर मैंने पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा किया था, अब उसका धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो मेरी नजरें परवीन को टटोलने लगी। ये कब जाएगी यहाँ से, मैंने दिल में सोचा। रात का वक्त हो गया था। मेरे शौहर कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि परवीन कौन है और ये यहाँ से कब जाएगी। तुम ज्यादा सवाल नहीं करो, मेरी बातचीत चल रही है। जैसे ही मामलात निमट जाएंगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरे शौहर की बात पर मैं और सहम गई। मेरे जहन में मुख्तलिफ कहानियां उभरने लगीं। कहीं ये आदमी मुझे बेचने तो नहीं चला, मैंने दिल में सोचा और एक मशकूक नजर उस पर डाली, मगर वहाँ मोहब्बत और खुलूस के सिवा कुछ न था। मैं खामोशी से सो गई। सुबह उठी तो देखा परवीन हमारे ही घर में थी। मुझे कुछ खटका सा हुआ, मगर मैं खामोश रही। नहीं चाहती थी कि तकल्लुफ की ये हल्की सी दीवार भी गिर जाए और मेरा शौहर जो मेरी दस्तरस में है वो मेरी जात से ही बेनियाज हो जाए। अभी मैं सोच ही रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। पिछले दिन मैंने कपड़े धोए थे, अपने बुरके वगैरह धोकर मैंने तार पर फैला दिए थे, जो अभी तक गीले थे, क्योंकि शायद ये हल्की सर्दी का मौसम था। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, इश्तियाक के हाथ पांव फूल गए। वो लड़की भी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, जबकि मैंने देखा ऊपर वाले किराएदार अभी तक सो रहे थे। हम नहीं दरवाजा खोलेंगे, इश्तियाक ने कहा। इन लोगों का रोज का यही मामूल है, जब देखो ये लापरवाह होकर सोए रहते हैं। इनके अखबार और दूध की थैलियां संभालने के लिए हम ही रह गए हैं। इश्तियाक गुस्से में बोले। तभी मैंने सोचा कि क्या हर्ज है, मैं ही है, खा थोड़ी न जाएगा मुझे। यही कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। इश्तियाक ने मुझे पीछे से मना किया। रुक जाओ, मैंने कहा, दरवाजा मत खोलना। मगर मैंने परवाह नहीं की। शायद परवीन वाली बात का भी मुझे गुस्सा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वाले शख्स की शायद मुझ पर नजर पड़ी, पर मैं उसे देख नहीं पाई। उसी लम्हे पीछे से इश्तियाक ने मुझे खींच लिया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया। तुमको समझ नहीं आती, मैंने जिस बात से मना किया था वही करती हो। ऐसा कहने की देर थी कि बाहर भी एक हंगामा बर्पा हो गया। बाहर खड़े शख्स ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मुझे सब पता चल गया है इश्तियाक, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ घर घर दूध देने आता था। दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। बाहर खड़ा शख्स चिल्ला रहा था। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया है, तुमने इसे हब्से बेजा में रखा और अब न जाने किस रिश्ते से यहाँ रह रहे हो तुम उसके साथ, न जाने किस रिश्ते से यहाँ रह रहे हो तुम उसके साथ। बाहर खड़ा आदमी मुसलसल चिल्ला रहा था, जबकि मैं उसको समझ नहीं पाई। मैं तो उसकी बेटी नहीं थी, न वो मेरा बाप था, मैं उसे जानती तक न थी। इश्तियाक, ये कौन है? मैं मारे डर के कांपने लगी। तुमसे कहा था ना दरवाजा मत खोलो, मगर तुम तो बहुत होशियार बनती हो। अब समझ आई कि मैं क्यों मना करता था। इश्तियाक मुझ पर चिल्लाने लगे और मैं मारे खौफ के हाँफने लगी। तभी मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। इश्तियाक ये ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं उसकी बेटी हूँ? मेरे सवाल के जवाब में इश्तियाक और गुस्से में आ गए। मैंने तुमको कहा ना, ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप बैठी रहो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ लाया है तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उस बूढ़े की नहीं जिसको अपनी खबर नहीं है। इश्तियाक ये कहकर घर से निकल गया, जबकि परवीन आकर मुझे तसल्ली देने लगी।
वो मुझे सीने से लगाकर बैठ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। बाकी सब गम तो भूल ही गई। गुस्सा था जो मुझे याद रह गया था। मेरे जहन में सारा मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने कैसे इश्तियाक पर एतबार किया था। बाबा से छुप छुप कर उससे मिलती और फिर उसे रोजाना यही कहती कि वो मुझे अपना जीवन साथी बना ले। इश्तियाक भी मुझसे शुरू से मोहब्बत करता था, इसीलिए वो मुझे अपनाना चाहता था। लेकिन जब मैं उसे शादी का कहती तो वो परेशान हो जाता। बाबा को उसके बारे में नहीं पता था। एक दिन मैंने इश्तियाक से अपने रिश्ते की बात की तो उसने साफ कह दिया कि वो मेरे बाबा को मना नहीं सकेगा, इसलिए हम दोनों को भागकर शादी कर लेना चाहिए। मैंने इश्तियाक पर भरोसा किया और उसके साथ घर से भाग गई। हमने एक अदालत में निकाह किया और फिर इश्तियाक ने मुझे किराए का घर लेकर एक दूर दराज इलाके में रख दिया। अब इश्तियाक और मैं सुकून से रह रहे थे कि ये भयानक सिलसिले शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किससे ये फरियाद करूं। मैं सारा दिन परेशान रही। शाम को इश्तियाक आए तो वो रहे थे। उनके साथ 2-3 और आदमी भी थे। ये लोग बड़े ताकतवर लग रहे थे। इनकी बातों से महसूस हो रहा था कि ये मेरे मुखलिस और हमदर्द हैं, मगर मैं इनको नहीं जानती थी। इश्तियाक ने मुझे और परवीन को बुर्का पहनकर तैयार होने को कहा। हम लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। इन लोगों ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी और एक दूर दराज इलाके में पहुंच गए। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। मेरा दिल मारे खौफ के कांपने लगा। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। एक अजनबी पर भरोसा तो कर लिया, मगर ये नहीं जानती कि ये मेरे साथ क्या करेगा और मेरी बकिया जिंदगी कैसे गुजरेगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और 2 लोगों ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मेरे साथ परवीन भी थी। परवीन बहुत खुश लग रही थी। वो मुझे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। औरत ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया और ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरी बेटी तू कहाँ चली गई? आवाज में रोने लगी। मेरी बेटी तू कहाँ चली गई थी? तू कहाँ रह गई थी? मैंने तुझे जितना याद किया ये मैं ही जानती हूँ। औरत की आवाज रोते रोते भर आ गई। या अल्लाह, ये कौन है? अब मुझे किस नए जाल में फंसाया जा रहा है? मेरा जहन काम करना छोड़ चुका था। तब वो औरत मुझे लेकर अंदर वाले कमरे में चली गई। यहाँ 2-3 लड़कियां और भी बैठी थीं। ये सब मुझसे चिमट कर बैठ गईं और मुझसे बातें करने लगीं। आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने औरत से डरते डरते पूछा। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी हकीकी माँ हूँ। औरत ने जज्बाती लहजे में कहा तो मुझे भी रोना आ गया। न जाने क्यों उसके चेहरे से माँ वाली शफकत टपक रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। अम्मा जी, अगर आप मेरी माँ हैं तो फिर जिन लोगों के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं वो कौन थे? और अगर मैं आपकी हकीकी बेटी हूँ तो इस बात का यकीन कैसे करूँ? ये देख रही है, इन्होंने परवीन, लड़की कोई और नहीं बल्कि तेरी सगी बहन है। मैं तेरी माँ हूँ और जिससे तूने शादी की है वो तेरा फूफीजाद है। कुछ समझी? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा। मैंने ना समझने वाले अंदाज में सब लड़कियों को देखा। वो भी मुस्कुराने लगी। हम सब तुम्हारी बहनें हैं बाजी। उन लड़कियों की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। नहीं जानती थी कि वो सब मेरी सगी बहनें हैं भी या नहीं, मगर माहौल कुछ ऐसा बन चुका था कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी उनको इनकार करने की। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। मेरे शौहर ने मुझसे मुलाकात नहीं की। मैं काफी परेशान थी क्योंकि जैसा भी था वो मेरा शौहर था और मैं उनसे मोहब्बत करती थी। अगले ही दिन एक और भी साहिब आ गए। ये बुजुर्ग भी इंतहाई खूबसूरत थे। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा हकीकी बाप हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मुझे अपने हकीकी माँ बाप मिल चुके थे बकौल इन लोगों के, मगर मैं कैसे यकीन करती? तब मेरी हकीकी माँ ने मुझे सारी कहानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दी, जिसके बाद मुझे यकीन आया कि वाकई जो कुछ हुआ इसमें मेरे माँ बाप का कोई कसूर न था। बेटी, तुम इसी घर में पैदा हुई थी। तुम्हारे लिए हमने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थी, मगर तुम्हारे बाप को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। जब तुम इस घर में पैदा हुई तो एक सोगवारी की फिजा फैल गई। घर के माहौल में अजीब सा तनाव था। एक शाम का जिक्र है, तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब थी। न जाने ऐसा क्या था कि उनको लगा अब दुनिया में उनकी चंद ही सांसें बाकी रह गई हैं। इसीलिए इन्होंने फटाफट अपने बच्चों को बुलाया और उनमें जायदाद की तकसीम करने को कहा। हमारे घर में एक बेटी थी, जबकि बशीर भाई के यहाँ 2 बेटे थे। बड़े अब्बा ने बशीर की औलाद देखते हुए उनको ज्यादा जमीन देने का फैसला किया।
اس بات پر تمہارے باپ کو غصہ آ گیا کہ ایک بیٹی کی وجہ سے ان کو جائیداد میں کم حصہ مل رہا ہے۔ پہلے تو وہ بشیر سے لڑے بڑھا تو بات ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ غصے میں انہوں نے تمہاری جان لینے کی بھی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر تم نہ ہوتی تو ان کو جائیداد میں زیادہ حصہ ملتا۔ بشیر بہت نرم دل کا مالک تھا، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اس کا بڑا بھائی اپنی ہی بیٹی کی جان لے، اسی لیے وہ راتوں رات تمہیں اور اپنے خاندان کو لے کر ہم سے بہت دور چلا گیا۔ ساری جائیداد ہماری ہو گئی، اب ہم لوگ تنے تنہا رہ گئے۔ بیٹی کی یاد ستانے لگی، جبکہ تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بشیر ان کی بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ وہ تو شاید تمہیں جان سے ہی مارنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے تمہارے باپ کو اس کے بعد یک کے بعد 4 بیٹیوں سے نوازا، اور بیٹیوں کے بعد ان کا دل ایسا نرم ہوا کہ یہ تمہیں کھو کر پچھتانے لگے۔ بشیر محمد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ تمہارے باپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ لاپتہ ہو گیا۔ تمہاری جان بچانا چاہتا تھا اور ان تنازعات سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں باپ بن کر پالا، اور جب تم بڑی ہو گئی تو تم پر پابندیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ شاید وہ تمہاری شادی عزت سے کرنا چاہتا تھا، مگر یہ تو خدا کی کرنی ہوئی کہ اس دور دراز علاقے میں بھی تمہیں میری نند کا بیٹا مل گیا، یعنی تمہاری پھپھو کا بیٹا جسے تم نہیں جانتی تھی۔ تم دونوں کی محبت نے اس دوری کو ختم کر دیا۔ تمہاری شادی کے بعد جب تمہارے باپ کو علم ہوا کہ تم اسی کی بہن کے گھر آ گئی ہو تو اس نے تمہارے شوہر سے بات کی کہ وہ تم کو اس سے ملوا دے، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ تمہیں یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا کہ تمہارے حقیقی ماں باپ کوئی اور ہیں۔ اسی لیے ایک دن اس نے پروین کو بھی لے جا کر تمہارے ساتھ رکھا تاکہ تم کو تسلی رہے۔ ہم سب بھی تمہارے جذبات سے واقف تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی حقیقت کا علم ہو، لیکن بیٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں حقیقت کا علم ہو، لیکن بیٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر تمہارے باپ کا جاننے والا ایک آدمی رہتا تھا جو گھر گھر دودھ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے تمہارے شوہر کو ایک گھر میں دیکھا، اس نے آ کر تمہارے باپ کو بتا دیا، اور یوں تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دودھ والے کا روپ دھار کر تمہارے گھر پہنچا۔ تمہارے شوہر کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے تمہیں دودھ لینے سے منع کیا ہوگا۔ پروین بھی اپنے پھپھی ساتھ کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہی، ورنہ وہ تمہیں سب بتا دیتی۔ بہرحال اشتیاق اپنے ماموں کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اسی لیے تمہیں خود ہی یہاں لے آیا۔ امی جان نے بات ختم کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ہی زندگی کی کہانی ہے۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہم دونوں کھا گئی۔ چچا چچی یعنی کہ جنہوں نے مجھے ماں باپ بن کر پالا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ کر رہنے لگے، جبکہ ابا جنہیں بیٹیوں کی پیدائش کے بعد احساس ہو چکا تھا کہ بیٹے یا بیٹی سے کسی کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ان سب کا سایہ ہم بیٹیوں پر آج بھی قائم ہے، اور خدا کرے کہ ہمارے گھر کی خوشی